जय हिंद। मौलिक अधिकार को आप अपने मोबाइल के सिक्योरिटी सिस्टम की तरह समझिए। जैसे फ़ोन में पासवर्ड आपके डेटा की रक्षा करता है, वैसे ही मौलिक अधिकार आपकी आज़ादी, गरिमा और अधिकारों की रक्षा करते हैं। अगर ये सुरक्षा ना हो तो किसी के लिए भी आपके अधिकारों में दखल देना आसान हो जाएगा। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर कोई आपको बिना किसी वजह के बोलने से रोक दे या कहीं आने जाने से मना कर दे या बिना कानून के आपको जेल में डाल दे तो क्या होगा? अगर नागरिक के पास कोई सुरक्षा ही ना हो तो उनकी आज़ादी हर समय खतरे में रहेंगी। इसलिए भारत का संविधान हमें कुछ ऐसे विशेष अधिकार देता है जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मानपूर्वक, स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जीने के लिए देता है। इन्हें मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन और गरिमा के लिए सबसे आवश्यक अधिकार है। यदि सरकार या कोई सरकारी संस्था इनका उल्लंघन करता है तो नागरिक अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। मान लीजिए मैं YouTube पर संविधान के बारे में पढ़ा रहा हूँ। अगर सरकार बिना किसी वैध कानूनी कारण के सिर्फ इसलिए मेरा वीडियो बंद कर दे कि मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का मुद्दा बन सकता है। या अगर किसी व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाए तो ये उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। अब सवाल है कि हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं और हर अधिकार हमें क्या क्या सुरक्षा देता है। आइए इसे एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। राज्य भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता से और समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 हमें कानून के साथ समानता और कानून का समान संरक्षण का अधिकार देता है। इसका मतलब ये है कि भारत में हर व्यक्ति कानून के नज़र में बराबर है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ अमीर गरीब, जाति, धर्म या ऊंचे पद के कारण कानून से ऊपर नहीं है। मान लीजिए एक मंत्री और एक आम नागरिक दोनों ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं। अगर कानून सिर्फ आम नागरिक का चालान काटे और मंत्री को बिना किसी वैध कानून के छोड़ दे तो ये समानता के सिद्धांत का खिलाफ होगा। कानून का व्यवहार समान परिस्थितियों में सभी लोगों के साथ समान होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ परिस्थिति में बिल्कुल एक जैसा व्यवहार होगा। उदाहरण के लिए बच्चों और महिलाओं या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। अगर उनका उद्देश्य उचित हो और कानून के अनुसार हो तो यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाता। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा या भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मान लीजिए एक सरकारी कॉलेज में दो छात्र प्रवेश लेने गए। दोनों की योग्यता समान है, लेकिन अधिकारी एक छात्र से कहें तुम इस जाति के हो इसलिए तुम्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर ऐसा सिर्फ जाति के कारण किया जाए तो यह अनुच्छेद 15 के खिलाफ हो सकता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प की बात है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुच्छेद 15 का मतलब है कि किसी को कोई विशेष सुविधा नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं है। संविधान महिलाओं और बच्चों तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति भी देता है। इसका उद्देश्य असमानता बढ़ाना नहीं है, बल्कि अवसरों की समानता को बढ़ावा देना भी है। संविधान हमें यह नहीं सिखाता है कि सब एक जैसे दिखें, बल्कि यह दिखाता है कि सबके साथ सम्मान और निष्पक्षता से व्यवहार हो। जैसे क्रिकेट का अंपायर किसी खिलाड़ी की जाति या धर्म को देखकर फैसला नहीं देता, बल्कि नियम देखकर देता है।
उसी तरह संविधान भी चाहता है कि नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 16 कहता है कि सरकारी नौकरियों और सरकारी पदों पर नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, जाति, मूलवंश, जन्मस्थान, वंश या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जब तक कि संविधान या कानून कोई वैध अपवाद ना देता हो। दोस्तों, मान लीजिए एक सरकारी नौकरी निकली है। 2 उम्मीदवार इंटरव्यू देने गए। पहले उम्मीदवार ने मेहनत की, परीक्षा पास की और इंटरव्यू भी अच्छा दिया। दूसरे उम्मीदवार की योग्यता कम है, लेकिन अधिकारी कहता है यह मेरा रिश्तेदार है, नौकरी इसे ही मिलेगी। बताइए, क्या यह न्याय है? बिल्कुल नहीं। ऐसा ही नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 16 है। सरकारी नौकरी एक दौड़ की तरह है। संविधान कहता है कि दौड़ शुरू होने से पहले सभी को ट्रैक पर खड़े होने का समान अवसर मिलना चाहिए। जीत मेहनत और नियमों के आधार पर तय होगी, ना कि किसी की जाति, धर्म या पहचान के आधार पर। याद रखिए, अनुच्छेद 16 नौकरी की गारंटी नहीं देता, बल्कि सरकारी नौकरी पाने के लिए समान अवसर की गारंटी देता है। यानी चयन योग्यता और कानून के अनुसार होना चाहिए, ना कि पक्षपात के आधार पर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 कहता है वाक स्वतंत्रता आदि कुछ विषयक अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में सर्वत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास या बस जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार, कारोबार, वृत्ति या आजीविका करने का अधिकार देता है। मान लीजिए मैं संविधान पर YouTube में वीडियो बनाता हूं और आप उसे देखकर अपनी राय कमेंट में लिखते हैं। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक उदाहरण है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसी आज़ादी का इस्तेमाल करके हिंसा फैलाने या लोगों को अपराध के लिए उकसाने लगे तो कानून उस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 19 बिल्कुल कार चलाने जैसा है। आपको गाड़ी चलाने की आज़ादी है, लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी जरूरी है। उसी तरह हमें स्वतंत्रता मिली है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। तो याद रखिए, अनुच्छेद 19 हमें आज़ादी देता है, लेकिन यह असीमित आज़ादी नहीं है। संविधान और कानून के अनुसार कुछ उचित रीजनेबल प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, ताकि देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराध के मामले में नागरिकों को 3 महत्वपूर्ण सुरक्षा देता है। नंबर 1, पहले से अपराध ना हो तो बाद में सजा नहीं। अगर कोई काम उस समय कानून के अनुसार अपराध नहीं था तो बाद में नया कानून बनाकर उसे पुराने काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती। मान लीजिए 2025 में कोई काम कानूनी था, 2026 में वह गैर कानूनी बना, तो केवल नया कानून बनने के कारण 2025 में किए गए उस काम के लिए आपको सजा नहीं दी जा सकती। एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं,
अगर किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए कानून के अनुसार दोषी ठहराकर सजा दी जा चुकी है, तो उसी अपराध के लिए उसे दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। अगर किसी व्यक्ति को एक मामले में अदालत ने सजा दे दी है, तो उसी अपराध के लिए फिर से उसी पर मुकदमा चलाकर दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। नंबर 3, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। किसी आरोपी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप है, तो पुलिस उसे यह कहकर मजबूर नहीं कर सकती कि आपने अपराध को खुद स्वीकार करो। याद रखिए, अनुच्छेद 20 अपराध करने की छूट नहीं देता। यह सिर्फ सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अपराध के मामले में कानून के अनुसार निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण से या उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और कोई कहता है आज से तुम्हारी आज़ादी खत्म, बिना किसी कानून के तुम्हें घर से उठाकर जेल में ले जाया जाएगा, या कोई आपको सम्मान से जीने ही ना दे। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमारे संविधान ने अनुच्छेद 21 दिया, जिसे मौलिक अधिकारों का दिल भी कहा जाता है। अनुच्छेद 21 कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सरकार या कोई भी प्राधिकरण किसी व्यक्ति का जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कानून का पालन किए बिना नहीं छीन सकता। मान लीजिए पुलिस सिर्फ किसी से दुश्मनी के कारण उसे पकड़कर जेल में डाल दे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। यह अनुच्छेद 21 का गंभीर प्रश्न बन सकता है। संविधान कहता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। दोस्तों, अनुच्छेद 21 सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं देता। समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि इसमें गरिमा, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। इसी अनुच्छेद के आधार पर कई महत्वपूर्ण अधिकारों को भी संरक्षण मिला है, जैसे स्वच्छ पर्यावरण, निजता, प्राइवेसी, कानूनी सहायता और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े कई अधिकार। अगर संविधान एक पेड़ है, तो आर्टिकल 21 उसकी सबसे मजबूत शाखाओं में से एक है, जिस पर नागरिकों के कई महत्वपूर्ण अधिकार टिके हुए हैं। याद रखिए, आर्टिकल 21 हमें केवल सांस लेने का अधिकार नहीं देता, बल्कि कानून के अनुसार गरिमा, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने की सुरक्षा भी देता है। यही कारण है कि इसे भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद में गिना जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 22 गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार देता है ताकि उसके साथ मनमानी ना हो। पहला, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जल्दी से जल्दी बताया जाएगा कि उसे किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने से और अपना बचाव करने का अधिकार है। तीसरा, सामान्य स्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। पुलिस उसे बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती है। मान लीजिए अचानक पुलिस आती है और आपको पकड़कर ले जाती है। आप पूछते हैं मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। आपको वकील से मिलने भी नहीं दिया जाता और कई दिनों तक अदालत में भी पेश नहीं किया जाता।
क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही हालत में नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमारे संविधान ने आर्टिकल 22 दिया है। आर्टिकल 22 को आप कार की सीट बेल्ट की तरह समझिए। सीट बेल्ट दुर्घटना होने की छूट नहीं देती, लेकिन अगर दुर्घटना हो जाए तो आपकी सुरक्षा करती है। उसी तरह अनुच्छेद 22 अपराध करने की अनुमति नहीं देता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार की प्रक्रिया कानून के अनुसार हो और निष्पक्ष हो। लेकिन ध्यान रखिए, आर्टिकल 22 के कुछ प्रावधान हर स्थिति में एक जैसे लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए संविधान में निवारक निरोध जुड़े अलग नियम भी हैं, इसलिए आर्टिकल 22 को हमेशा उसके पूरे कानूनी संदर्भ में समझना चाहिए। याद रखिए, अनुच्छेद 20 का उद्देश्य अपराधियों को बचाना नहीं है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने समय कानून का पालन हो और उसके साथ मनमानी ना किया जाए, क्योंकि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 मानव की तस्करी, अगर बिना मजदूरी के जबरन काम कराना और किसी भी प्रकार के जबरन श्रम या फोर्स्ड लेबर पर रोक लगाना है। दोस्तों जरा सोचिए, कोई ताकतवर व्यक्ति आपसे कहे आज से तू मेरे लिए काम करोगे, पैसा नहीं मिलेगा, और अगर मना किया तो अंजाम बुरा होगा। क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। इंसान कोई सामान नहीं है जिसे खरीदा बेचा जाए या ज़बरदस्ती काम कराया जाए। इसलिए हमारे संविधान ने अनुच्छेद 23 बनाया। एक ईंट भट्टे का मालिक किसी मजदूर से कहता है तुम्हें बिना पैसे के काम करना होगा, नहीं तो तुम्हें जाने नहीं देंगे। यह अनुच्छेद 22 के खिलाफ हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को धोखे से या दबाव से एक शहर से दूसरे शहर ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कराया जाए तो यह मानव तस्करी का मामला हो सकता है, जिस पर कानून सख्त कार्रवाई करता है। जिस तरह किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करके उसकी आज़ादी छीन ली जाती है, उसी तरह किसी इंसान से ज़बरदस्ती काम कराना उसकी गरिमा और स्वतंत्रता का उल्लंघन है। आर्टिकल 23 ऐसी ही स्थितियों से लोगों की रक्षा करता है। लेकिन ध्यान रखिए, आर्टिकल 23 का मतलब यह नहीं है कि सरकार कभी भी कोई सार्वजनिक सेवा नहीं ले सकती। संविधान कुछ परिस्थितियों में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा की अनुमति देता है, बशर्ते उसमें धर्म, जाति या अन्य निश्चित आधारों पर भेदभाव ना हो। आर्टिकल 23 का संदेश बहुत स्पष्ट है। कोई भी इंसान बिकाऊ नहीं है और किसी से जबरदस्ती या बिना उचित आधार के काम नहीं कराया जा सकता। हर व्यक्ति सम्मान और गरिमा के साथ जीने का हकदार है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 24 कहता है कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।